बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज फिर से कौमी असम्बली का इजलास हुआ और कौमी असम्बली का इजलास ऐसा ही था कि जैसे रिपीट पर चला दिया गया हो। कल जो हंगामा आराई हुई, आज भी वही हंगामा आराई देखने में आई। बात यहाँ तक आन पहुंची कि हुकूमती रुकन को सैनिटाइजर की बोतल दे मारी। कल नंगी गालियां निकाली गईं। आज भी हुकूमती अराकीन की जानिब से अपोजिशन अराकीन पर इल्ज़ाम तराशी ये की गई है कि आज भी गालियों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। ये मुक़द्दस ऐवान क्या यूं ही अखाड़ा बना रहेगा? क्या ये अपोजिशन लीडर की तकरीर मुकम्मल हो पाएगी? क्या कस्टोडियन ऑफ द हाउस अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे पाएंगे? आज जो 7 अराकीन की रुकनीत मुअत्तल की गई है और उनका दाखिला ताहुक्म सानी ख़त्म किया गया है, उस पर किस हद तक एक्शन होगा? अपोजिशन और हुकूमत की कमेटी कब बनेगी और मामलात खुश असलूबी से हल हो पाएंगे, अफहाम तफहीम से हल हो पाएंगे? आज ये ना पता चल सका कि बोतल किसने मारी। स्पीकर बार बार पूछते रहे, जब जवाब ना मिला तो कल तक के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया गया। इस पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे। राना साहब का रुख करते हैं। राना साहब, बोतल किसने मारी ये तो नहीं पता चला, लेकिन आज जो हंगामा आराई हुई है, कल जो हुई, परसों जो हुई, 3 दिन से बजट इजलास पर बात नहीं हो पा रही, अपना मौकिफ नहीं पेश किया जा रहा, तो ये किस तरीके से मामला हल होगा? बेहतरी किस तरीके से आएगी और ये हंगामा आराई का नतीजा क्या निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आप किस बेहतरी की बात कर रहे हैं? अगर तो आप ये इससे बेहतरी कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर पुरअमन इजलास हो और उस पुरअमन इजलास का नतीजा भी उसी तरह निकले जिस तरह पुरतशद्दुद इजलास का है, तो फिर बेहतरी नहीं। इस ईवान से आप बेहतरी की उम्मीद रखते हैं? वो ईवान जिसके अंदर कल क्या हुआ, माजी में भी होता रहा है। अगर हम स्क्रीन पे दिखा सकें तो माजी में भी इससे बुरा भी होता रहा है, लेकिन अब तो वो लोग आए हैं जिनका दावा था कि हम तब्दीली लाएंगे। अब तो सारी अपोजिशन वो इकट्ठी है जिनका दावा था कि हम जनाब पार्लियामेंट का बड़ा एहतराम करते हैं और इस पार्लियामेंट की वजह से हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, फलां कर लेंगे, फलां कर लेंगे। या सर, आज क्या हुआ? मैं आज अंदर की आपको बात बताता हूँ। मैं आपको वक्त बता दूंगा कि किस वक्त में किसको क्या फ़ोन जाता है। कल के पूरे इवेंट के बाद, कल जो दंगा मुश्ती हुई, जो हुआ, इस पर जहाँ पर कुछ पार्लियामेंटेरियन इसमें बाकायदा हिस्सेदार थे, तो वहाँ पे बहुत से पार्लियामेंटेरियन ऐसे भी थे जिन्हें अफसोस था, जो अफसोस कर रहे थे। देखिए, सारे इसमें मुलव्वस नहीं थे, सारे इसमें शामिल नहीं थे, और अफसोस इसलिए कर रहे थे कि उन्हें इल्म था कि अपने हलकों में जाकर, अपनी फैमिलीज़ में जाकर, टॉक शोज़ में जाकर हम क्या सामना करेंगे, किसको मुँह दिखाएंगे कि आपको मुंतखब करके इसलिए भेजा गया। अब ये फैसला हो रहा था कि जनाब इजलास को पुरअमन तरीके से चलाए जाए। वज़ीर आज़म ने भी ये कह दिया और उन्होंने एक्शन लेने का भी इशारा कर दिया। स्पीकर ने एक्शन भी ले लिया। गो उसमें बहुत सी बातें आ रही हैं कि कुछ को छोड़ दिया, कुछ को रख लिया, वो खुद देखेंगे, फुटेज आएगी सामने उसमें। आज जब ये सारा कुछ होता है, कल के वाक़े पे खुश कौन था मैं ये पहले बता दूं। खुश थी कल के वाक़े पे मरियम और मौलाना फजलुर रहमान। और मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ कि जनाब दियारे गैर से बाकायदा फ़ोन आता है और शाबाश दी जाती है कुछ लोगों को, और ये कहा जाता है कि तुन के रखो। राना साहब, आप इशारा वो फरूख हबीब साहब वाली स्टेटमेंट की तरफ कर रहे हैं? मैं फरूख हबीब की बात नहीं कर रहा जी, वो तो सरकारी हैं, वो कर सकते हैं। मैं आपको ये मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ। कहेंगे तो आपको टाइमिंग भी बता दूंगा, कहेंगे तो मैं आपको नंबर भी बता दूंगा, क्योंकि जिसको फ़ोन आया उसने खुद मुझसे ये बात शेयर की है, उसने खुद मुझे कहा है। उसने हिदायत दी गई कि ऑपोजिशन लीडर की तकरीर नहीं सुनी। मैं आपको आगे आता हूँ, ये इसके बाद कल वाले पहले में अच्छा। उसके बाद क्या होता है जनाब, आज जैसे ही बिलावल भुट्टो, ये किसी ने आपको बात नहीं बताई, किसी टॉक शो में नहीं हुई होगी, ना फरूख हबीब साहब को पता होगी। जैसे बिलावल भुट्टो और मियाँ साहब का आपस में मुलाकात होती है, एक तवील मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद जैसे मियाँ साहब और बिलावल साहब बाहर निकलते हैं, तो फौरी तौर पर एक फ़ोन जाता है। वो फ़ोन उस शख्स को जाता है जिसको कहा जाता है कि वो आगे बात को पहुँचाता है मियाँ साहब के हलके के अंदर। उस MNA को फ़ोन जाता है। उस MNA का तल्लक जो है पंजाब से ही है, चले मैं बता देता हूँ, उसका तल्लक है भी पोटोहार से। उसको फ़ोन जाता है और फ़ोन ये जाता है कि जनाब इस मुलाकात में जो तय हुआ है और जो स्पीकर के साथ ये तय करके आए हैं, इस पर किसी सूरत भी अमल नहीं होना चाहिए, और ये दंगा मुश्ती, ये लफ्ज़ होता है दंगा मुश्ती और फट्टा जारी रहना चाहिए। जनाब यासर साहब,
बिलावल की मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये आता है, क्योंकि कौन पसंद नहीं करेगा, बिलावल तो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा है, और जो नहीं पसंद कर रहा बिलावल की और शहबाज शरीफ की मुलाकात, वो आपको पता कौन लोग हैं। इसके बाद जनाब बाकायदा 4 लोगों को, 4 MNAs को ये टारगेट दिया जाता है। अगर एक फ्लॉप होता है, एक बोतल निशाने पे ना लगती तो दूसरी ना लगती तो तीसरी ना लगती तो चौथे ने खड़े होकर एक गलीज सा नारा लगाना था। ये फाइनल हो जाता है। और जैसे जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, पहले तो आप वो फुटेज देखें, मैं चाहूँगा कि वो फुटेज ज़रूर दिखाएं जनाब, कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सेक्रेटरीट जो पार्लियामेंट है उसके स्टाफ की निगरानी में, हिफाजत में, देख उनकी हिफाजत में जनाब अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे हैं। वो भाई ये तकरीर कश्मीर में करनी थी, ये तकरीर आपने फ़लस्तीन में करनी थी, कि आपको इतने गार्ड्स की ज़रूरत पेश आ गई? ये है हमारा पार्लियामेंट का माहौल। जनाब वो तकरीर फरमा रहे हैं, उस दौरान में जनाब वो जो बोतल आई है ना, असम्बली के कैमरे भी आपको दिखा देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं फोटो हार से ही आई है। MNA भी वहीं के हैं, बड़ा गहरा रिश्ता तल्लक है किसी के साथ उनका, वहाँ से आई। और जैसे ही ये हंगामा रही हुई, उसके बाद शोर मचने के बाद जैसे ही इजलास मुलतवी होता है तो जनाब फिर बाकायदा शाबाश दी जाती है। शाबाश देने के बाद इस्लामाबाद के एक सेक्टर में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और टेलीफोन की आवाज़ ऑन करके, स्पीकर खोल के जनाब शाबाश ली जाती है। ये मैं आपको, ये मुसद्दका आपको दे रहा हूँ इतला। तो ये तो हुआ है। आज तो ईंट कहीं और से नहीं बजी, पत्थर कहीं और से नहीं आया, अपने ही घर से आया है। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर पे ये कोई PTI ने नहीं किया, ये कोई किसी और जमात ने नहीं किया, ये उनके अंदर से किया। तो ये तो फिर मियाँ साहब को सोचना चाहिए और बिलावल भुट्टो को भी सोचना चाहिए। अपोजिशन लीडर कौन है? शहबाज शरीफ। अगर शहबाज शरीफ की जमात के अंदर से कोई शख्स उस वक़्त बोतल मारता है जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब तकरीर फरमा रहे हैं, और वो तय करके आते हैं कि कोई कुछ नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि मियाँ साहब आपके ख़िलाफ़ बगावत के लिए कुछ लोगों को तैयार किया गया है। ये बगावत इस तरह की होगी कि आप कामयाब ना हो, और जब आप नाकाम होंगे फिर कौन कामयाब होगा? क्या कहती है कि जब इस तरह की ग्रुपिंग पहले से हो रही थी, मियाँ साहब को काम नहीं करने दिया जा रहा था, अब वो अपने तय आए हैं और काम करने लगे हैं, क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे, ग्रुपिंग से निकल जाएंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मियाँ साहब किसी सूरत इस ग्रुपिंग से नहीं निकल सकेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहें भी तो वो नहीं निकल सकेंगे। इसलिए अब मामला किसी और तरफ चले गए हैं। कुछ लोग हैं जिनकी सियासत ख़त्म होती है मियाँ शहबाज शरीफ के पास पूरे इख्तियारात होने की वजह से। शहबाज शरीफ के शहबाज शरीफ के कामयाब होने से कुछ लोगों की मुस्लिम लीग नून के अंदर सियासत ख़त्म होती है, तो वो अपनी सियासत ख़त्म नहीं होने देते। मेरा इशारा मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ है कि अगर वो कोशिश करते हैं और वो इस हिसार से निकलने की कोशिश करते हैं, क्या निकलने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। यानी दूसरी तरफ से भी चाहा जाए तो नहीं हो सकते, इस तरफ से भी निकलने की कोशिश की जाए आप तो ये कहें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें और बिल्कुल अलहदा हो जाएं, और इस ग्रुप को जो दूसरा ग्रुप है जिसे जो नवाज शरीफ का ग्रुप है उसको भी छोड़ दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, उनको मना ले। अगर वो मान गए तो ठीक है, ना माने तो मैं आपको बता देता हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब खामोशी से, अगर उनका बस ना चला तो खामोशी से फिर बीमार हो जाएंगे, फिर कमर की दर्द निकल आएगी, फिर कुछ और हो सकता है। अगर आप ये कहें ऐसा नहीं, तो मुमकिन नहीं है। ये मैं बिल्कुल आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। और आज मियाँ शहबाज शरीफ के एक इंतहाई करीबी साथी जो कौमी असम्बली में बड़ी अहम अपोजिशन की तरफ से अहम ओहदे पर फाइज भी हैं, मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, यार आज हमारे साथ वही हुआ है जो PDM के इजलास के बाद शाहिद हकान अब्बासी ने किया था। ये मैं आपको कह, उसने कहा आज भी हमारे साथ वही हुआ है, उस वक्त भी हमारा ही मिसाइल हमें आके लगा और आज भी हमारा ही मिसाइल हमें लगा। ये अनगाइडेड मिसाइल है कौन? मैंने आपको बता दिया है, तल्लक उसका पिंडी डिवीज़न से है। मैं बिल्कुल आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूं। ये किसी के लिए अनगाइडेड हो सकता है, लेकिन वो बाकायदा तौर पे प्लांटेड गाइडेड मिसाइल है। प्लांटेड, मुझे एक बात बताए हैं भाई, किसी ने वैसे ही करना है, वो खड़ा होकर नारा लगा देगा वज़ीर आज़म के खिलाफ,
वो खड़ा होकर नारा लगा देगा वज़ीर ख़ज़ाना के खिलाफ, वो खड़ा होकर नारा लगा देगा किसी और के खिलाफ। बाकायदा एक बोतल पकड़ना, बोतल पकड़ के फेंकना, चाहे वो सैनिटाइजर की बोतल है, और जाके किसी को लगना और उसके बाद एकदम काँप देगा, कहका पे बजना और खामोशी हो जानी। भाई अपोजिशन का जो शख्स सरेआम ये काम करता है, फिर वो सामने आता है नंबर बनाने के लिए, और जो खुफिया तौर पर छुप के करता है वो किसी की हदायत पे करता है, और किसकी हदायत पे करता आप समझ सकते हैं। सही। यानी अब आगे बढ़ते हैं और फिर बात कर लेते हैं अब पंजाब असेंबली के भी हवाले से। असेंबली में जो इस वक्त एपिसोड चल रहा है, क्या इसका एक्शन रीप्ले आप पंजाब असेंबली में भी देखते हैं? पंजाब असेंबली में ऐसी हंगामा आराई होगी या पंजाब असेंबली में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो सकती है? देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक पंजाब असेंबली के अंदर भी मुस्लिम लीग नून का एक ग्रुप जो है उससे ये हदायत मिल चुकी हैं, जबकि हमजा शहबाज शरीफ ये किसी सूरत नहीं चाहते। और मेरी इत्तला ये है कि सुबह स्पीकर जो हैं वो परवेज़ लाई साहब, जो हमेशा पुरअमन रखते हैं इन्हें, वो इसमें अपना रोल अदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी कोशिश के बावजूद भी है कल कुछ ना कुछ हो जाएगा, और इसके लिए तैयारी है। 3 ख़वातीन ने कल देख लीजिएगा, 3 ख़वातीन और कुछ अरकान जो मर्द हैं, इनको तैयार किया गया है कि आपने कल खूब शोर डालना है, और हो सके तो किसी को जूता पड़ जाए, हो सके किसी पे चूड़ियाँ फेंक दें, हो सके किसी पे कोई और चीज़ फेंक दें। यहाँ तक प्रोग्राम बन चुका है। अब ये स्पीकर साहब ने किस तरह इसको कंट्रोल करना है, किस तरह संभालना है, ये तो उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई साहब, मुझे यकीन है कि ये काम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये इतला है कि कल कहते हैं ना, दोबारा एक टेलर जो है पंजाब असेंबली में चलाने की पूरी तैयारी है कि पंजाब असेंबली के इजलास में ये टेलर चलाया जाए, और इसके लिए कल हो सकता है ख़वातीन जो हैं उनको कहा जाए, और कुछ मर्द जो हैं अरकान, उनकी भी ज़िम्मेदारी लगी है ये काम कुछ होना। और मैं आपको ये तो हो सकता है कल उनका भी गिराव करने की कोशिश की जाए जो इनके बागी ग्रुप के लोग हैं। ये सारी प्लानिंग हो चुकी है कि किसी तरीके से सारा दिन खबरों में रहना है, और सारा दिन खबरों में रहने के लिए फिर यही है। हम भी तो ऐसे हैं ना मीडिया वाले कि पुरअमन इजलास हो तो कितनी देर दिखाते हैं, तोड़ फोड़ हो, सारा कुछ हो तो सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम भी इसी पे होते हैं। तो ये वो भी अब हमारा सियासी मंजरनामा किस तरीके से तब्दील हो सकता है, बेहतरी कैसे आ सकती है? राणा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, असद कैसर साहब की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, उन्होंने सूरत हाल पे ब्रीफ भी किया है। आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म की तरफ से जो हिदायत जारी की गई हैं ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से, किस हद तक बिला इम्तियाज़ एक्शन हो सकता है? आज उस हिदायत के बाद आज क्या हुआ है? लेकिन 7 अराकीन के ऊपर अगर मुश्तरका तौर पे कमेटी बनानी है तो अपोजिशन ने तो अभी तक नाम नहीं दिया। मुझे एक बात, बिल्कुल इस अपोजिशन क्यों देगी? अपोजिशन के पास एक चीज़ आ गई। देखिए, अपोजिशन ने हुकूमत के साथ खेलना है, अपोजिशन ने रोजाना अपनी दुकानदारी चमकानी है, अपोजिशन ने तो ये कहना है कि ये ईवान नहीं चल रहा, अपोजिशन तो चाहेगी ईवान ना चले। ईवान को चलाना, बजट को पास करना, ये तो अब हुकूमत का काम है। तो अब हुकूमती हल्के अगर इसमें सिंसियर नहीं है, अगर सिंसियर हैं तो फिर यासर होना क्या चाहिए? खाली हुकूमती हल्के नहीं मैं कह रहा, होना क्या इसमें चाहिए था? इसमें चाहिए यह था जनाब कि जिस जिस सियासी जमात के जिस जिस शख्स पे ये इल्ज़ाम है सही, उनके खिलाफ उनको एक शोकाज नोटिस सियासी जमातों की तरफ से भी होना चाहिए था। सही, हमें मान लेना चाहिए कि माजी की बहुत सी तलखियों के बाद, माजी का बहुत से सबक सीखने के बाद पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करती। यानी रूल्स पे अमल दरामद होना चाहिए। पहले आप कॉशन दें, फिर 1 दिन की मुअत्तली करें, फिर उसके जो बाकायदा सेशन है उसमें आने पर पाबंदी लगा दी जाए। उसके बाद भी अगर खिलाफ वर्जी हो तो फिर आप रुकनीत को ताहुक्म सानी भी मुअत्तल कर सकते हैं। अगर इस तरह का बिला इम्तियाज एक्शन होगा तभी बेहतरी हो सकती है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ऐवान में हंगामा आराई रोकने में नाकाम रहे, बल्कि इश्तियाल अंगेज़ी दिलाने में उनका भी किरदार शामिल है। तहरीके अदम एतमाद के हवाले से भी आज अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जो गुफ्तगू हुई है उसमें मुशावरत की गई है। इस वक्त जो मजमूई तौर पर असम्बली का अहवाल हो चुका है, क्या एक पढ़ा लिखा मुआशरा इसकी तकलीद करने की इजाज़त देगा? इसकी मजम्मत किस तरीके से होनी
चाहिए, कौन से फॉरम्स पर होनी चाहिए, अवाम की तरफ से रद्द अमल क्या आना चाहिए, बेहतरी किस तरीके से हो सकती है, इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जिन्हें मुंतखब करते हैं बतौर अपना नुमाइंदा कि वो हमारे बेहतरी के फैसले करेंगे, हमारे लिए कानून साजी करेंगे, उनका बोलना, उनका अंदाज, उनके जुमले, उनकी गुफ्तगू वो खुश असलूबी से होगी, लेकिन धींगा मुश्ती और अखाड़ा असेंबली को देखना, ये एक आम आवाम के जहन में तासुर किया जाता है। मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि किसकी जानिब से इसका आगाज किया गया, लेकिन मजमूई तौर पर हम तब्दील कैसे कर सकते हैं खुद को? पहली गुजारिश तो यह है कि यकीनन आपको इस तरफ जाना चाहिए कि ये किसने छेड़ा, ताकि आप उसकी रूट काज तक जा सके। कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, इससे पहले भी हंगामा आराइयाँ होती रही। हमारे दौर में जब हम अपोजिशन में थे और काफ लीग की हुकूमत थी, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ हम भी एहतजाज करते रहे और कई महीने करते रहे। हमारी गवर्नमेंट आई तो हमारे खिलाफ मुस्लिम लीग एहतजाज किया करती थी, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई तो उनके खिलाफ हम और इमरान खान साहब एहतजाज किया करते थे। तो ये एहतजाज करने का रिवाज तो कोई पुराना है, नया नहीं है, लेकिन इसकी शिद्दत जो है, इसका जो लहजा है, लबो लहजा है, वतीरा है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो प्लान्ड है। और वो प्लान्ड क्यों है, उसकी वजूहात है, और ये कैसे रुक सकता है या इसका इलाज क्या होना चाहिए, ये भी बात अलग है, देखने की जरूरत है। मुख्तसर ये है कि ये जो कुछ हुआ एग्जैक्टली डिटो यही कुछ पीटीआई ने जो कौमी असेंबली में किया, सीटियां मारी, बींदे बैंड बजाए, वो जो बाजे थे, और फिर बुक्स जो है वो उठा उठा के लहरा लहरा के गवर्नमेंट पे फेंकी। एग्जैक्टली यही काम, यही सीटियां, यही बाजे, यही पेपर बुक्स जो थी वो उठा के सिर्फ असेंबली में भी फेंकी गई इसी तरह। तो ये कोई अचानक नहीं था कि किसी जगह पे कोई बात हो गई, तलखी हो गई, इट वाज प्लान्ड। दूसरी बात कि ये हुआ तो बदकिस्मती है। देखिए, कौमी असेंबली के अंदर या सूबाई असेंबलियों में जो कुछ हुआ वो सारी कौम देख रही थी। उन मेंबर्स को पता था कि ये लाइव चल रहा है, लिहाजा उन मेंबर्स ने जो गालियां भी दी, जो कुछ किया, जो धीका मुश्तियां की, जो तमाशे किए, जो सब कुछ किया, वो उनको इल्म था। ये नहीं था कि अचानक उनसे हो गया, गलती हो गई और उनको बाद में समझ आई कि ये क्या हो रहा है। उनकी जमात की तरफ से ये बाकायदा हदायतनामा है और उनके वज़रा ने उसके बाद भी कहा कि जी टिट फॉर टैट होगा, वैसे ही होगा। लिहाजा जैसे मैं पहले कहा कि सिंध में भी बिल्कुल वही हुआ जो कौमी असेंबली में हुआ, और उसके बाद भी उनके असरात यही हैं। और शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, शेरी मजारी, अगर ये लोग भी इस तरह का हरकत करेंगे तो ये फिर जमात की पॉलिसी हो सकती है, ये किसी कुछ नौजवानों की हरकत नहीं हो सकती। हाँ, अब बात यह है कि इसको जो बात आप फरमा रहे थे कि लोग इनको हम भेजते हैं, जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, कब भेजा है आपने ये देख के कि ये नुमाइंदा इस अहल है कि ये असेंबली में जा सके? कौन से हल्के के लोगों ने कभी चुना है कि इसका माजी देख के इसको आगे भेजा जाए? इसकी कौन से हल्का है पाकिस्तान में जहां अहलियत देख के वोट दिए जाते हैं, जहां पे लोगों को उनके किरदार देख के वोट दिए जाते हैं? मेरे इल्म में तो नहीं है। यहाँ तो बिरादरियां हैं, धड़े हैं, मफादात हैं, मुख्तलिफ इशूज है, मसलक है, इनकी बुनियादों पे वोट होते हैं। जानते हैं लोग हमें कि हम क्या हैं। तो क्या कायरा साहब क्या इसमें पार्टियों का कसूर नहीं है कि वैसे लोगों को जारी करती हैं जिनके माजी के मतलब? मैं उस पर भी गुजारिश करता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो जिस मुल्क के अंदर जमातें अपनी बका की लड़ाई लड़ रही हैं और उनका बार बार तोड़ा जा रहा हो, तो वो जमातें क्या करें? आज भी पीपल्स पार्टी का रवैया आपको बाकी जमातों से मुख्तलिफ नजर आएगा, बावजूद इसके कि हमेशा हम ही मातूब ठहरे, हम ही मीडिया के मातूब ठहरे, हम ही ताकतवर इदारों के मातूब ठहरे, हमारी ही जमात को बार बार तोड़ने की कोशिश की। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सियासी अखलाकियात का मुजाहरा करने की बात करता है तो फिर भी इस बुरे दौर के अंदर जो कुछ भी है उसमें पीपल्स पार्टी आपको सुर्खील नजर आएगी। लेकिन जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं वो ये है कि लोगों को नुमाइंदे हों, सरकारी मुलाजिम हों, जजेस हों, जनरल्स हों, मीडिया वाले हों, कारोबारी हों, वकील हों, इन सब के ऊपर समाज का बोझ, समाजी पब्लिक ओपिनियन जो होता है वो कानून और आइन से बड़ी ताकत रखता होता है। वो बहुत हद तक मजहब से बड़ी ताकत चला जाता है, इस हद तक चला जाता है, उसका इतना ग्रिप होती है और उसके तहत मुआशरे बंद के चलते हैं। आज अगर आपको वेस्ट में नजर आ रहा है ना कि हर बंदा बड़े असलूब के साथ तहत चल रहा है, बड़े कानून के दायरे में रह के चल रहा है,
जहां पे कानून का बेपनाह इख्तियार है, वहां पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का उससे बहुत बड़ा इख्तियार है। कायरा साहब जरा आगे निकलते हैं। ये तो हो गया पीटीआई ने तो प्लानिंग की समझ आ गई, यही एक इशू है। अब मुझे बताएं, शेर रोहिल असगर साहब ने आज जो बात कह दी है, एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट, यही इशू है, यही इशू है कि आप असल इशू को छोड़ के आगे निकल चले हैं। जब तक, मेरी बात आखिरी से सुन लीजिए, जब तक ये नहीं होगा, जब तक लोग अपने नुमाइंदों के चुनाव में ये फैसला नहीं करेंगे या उनके कंडक्ट, उनके किरदार, उनकी अहलियत, उनकी जो उनकी वाबस्तगियां, उनके जो रवैये हैं, उनको गेज करके वोट नहीं देंगे, जमातों को गेज नहीं करेंगे, जब तक जमातों के ऊपर ये खौफ नहीं होगा, ये प्रेशर नहीं होगा, ना मीडिया दुरुस्त होगा, ना सियासी जमातें दुरुस्त होगी, ना सियासी निजाम दुरुस्त होगा। बाकी हम बैठेंगे, स्पीकर का रवैया, दहाइयों से सियासत ऐसे हो रही है, दहाइयों से आज तक इलेक्शन से एक महीना पहले सड़कें बनाई जाती हैं, नालियां बनाई जाती हैं, देगों पे, सड़कों के नाम पे, आबा के नाम पे वोट लिए जाते हैं। जब हमें मफलूकुल हाली में रखा जाएगा, फिर 1000-1500 में वोट देने को तो सभी तैयार होंगे। तो ये सोच किस तरीके से बदलेंगे? ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सॉरी, ये किसी हद तक है। 1000-1500 के वोट बिकने की बात नहीं है भाई, बात और है। वो चंद इलाके हैं जहां वोट बिकते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट में जाके वोट बिकते होंगे। इस तरह कौमी असेंबली के लेवल पे जहां 5-5 लाख वोट अपने लेने हैं, वहां वोट नहीं बिका करते। उसकी और वजूहात है। जो आप फरमा रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पिछले 20-30 साल, 40 साल से ये हो रहा है, हमारे यहाँ 70 साल से ये हो रहा है भाई। 70 साल से हम मटेरियली ग्रो कर रहे हैं, मॉरली गिर रहे हैं। फाइनेंशियली हमारे पास इख्तियार बेशुमार, वसाइल बेशुमार, घर बन गए, गाड़ियां आ गई, दफ्तर आ गए, सड़कें बन गई, सब कुछ हो गया। प्रोपोर्शनेटली हमारी तरक्की बहुत अच्छी है, लेकिन ऑन द अदर साइड ना हमारी ब्यूरोक्रेसी वो काम कर रही है, ना जुडिशरी वो काम कर रही है, ना फौज वो काम कर रही है, ना मीडिया वो काम कर रहा है। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया के हाथ थी, वो आज वो नहीं है। आज सियासी जमातों के अंदर जो थी वो नहीं है। आज अगर फौज के अंदर थी, आज वो नहीं है। कल जो हमारी पुलिस थी, आज वो नहीं है। आज क्यों ऐसा नहीं है कि हर इदारा इन्हितात का शिकार है, हर सेक्टर इन्हितात का शिकार है? उसकी बेसिक वजह यह है कि लोगों ने, डेमोक्रेसी का जो कमाल होता है ना, वो सिर्फ कानून की ताकत से नहीं होता, उसमें पब्लिक ओपिनियन एक ताकतवर है जो कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप उसको रेज नहीं करेंगे, जब तक आप उसको डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप बिरादरियों पे, धड़ों पे, मसलक में इसमें बटे रहेंगे, बिल्कुल यही हालात होंगे। और ये तो बिल्कुल कायरा साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें हालात को बदलने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। कायरा साहब, जुमे के रोज अदम एतमाद पे वोटिंग है, आप क्या समझते हैं कि यह वक्त दुरुस्त था, और समझते हैं कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ? एक तो है कि जो उम्मीद है हो सके, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग गवर्नमेंट से नाराज हैं, उनके इत्तेहादी उनसे नाराज हैं, तो उम्मीद की जाती है। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन का काम यह है कि वो एहतजाज के मुख्तलिफ रंग इख्तियार करती है, डिप्टी स्पीकर के रवैये के खिलाफ और अब स्पीकर के रवैये के खिलाफ भी। इस बात से हटके कि ये कामयाब होती है नहीं, लेकिन अपोजिशन को अपना अदम एतमाद जाहिर करना चाहिए, उसको वोट करना चाहिए, और हुकूमत को भी इस बात की समझ आनी चाहिए। हमारे यहाँ अलमिया यह है कि यहाँ इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है, ये डेमोक्रेटिक माइंडेड नहीं है। उसमें भी लोग इलेक्शन के जरिए आते हैं, उसमें भी लोग मेंबर्स बनते हैं, उसके जरिए भी चुनाव के जरिए वजीर आजम या सदर बनते हैं, और फिर ग्रेजुअली वो मीडिया का गला घोंटते हैं, वो मुखालफों को जेलों में डालते हैं, वो उनके ऊपर मुल्क दुश्मनी के इल्जाम लगाते हैं, वो अदालतों का गला घोंटते हैं। वो एग्जैक्टली जो कुछ हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, यही कुछ होता है उसमें। और अल्टीमेटली दूसरों को ब्लेम गेम में डाल के आप इदारों को बेतौकीर करते हैं, आप मीडिया का गला घोंटते हैं, आप अदलिया की जबानबंदी करते हैं, उसे अपनी मर्जी से फैसले ले लेते हैं। जमात में एक जैसे अफराद नहीं होते। पीपल्स पार्टी में कमर जमान कायरा, रजा रब्बानी, ये ऐसे नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी बेशतर नाम होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी होंगे, जिनका लबो लहजा दूसरों से मुख्तलिफ होता है। जानना यह है कि सियासी तरबियत में फ़र्क क्या है। आपकी सियासी तरबियत की किसने, उसके असलूब क्या थे, और अब तब्दील क्या हुए? इंडिविजुअली जो मेरा किरदार या मेरा असलूब है, मैं बड़ा कमजोर आदमी खुद ही, लेकिन मुझसे बहुत बेहतर लोग मौजूद हैं। सवाल यह है कि ये इंडिविजुअल्स का इशू है ही नहीं। इंडिविजुअली मैं अच्छा काम कर लूंगा, आप अच्छी बात कर लेंगे, फलां अच्छी बात कर लेंगे, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा हमारा टोटलिटी में बिहेवियर क्या है, हमारा सोसाइटल बिहेवियर क्या है, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर क्या है। जमातों के अंदर बैठे हुए लोग या हमारी जो क्यादतें हैं, जो जमातों के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर भी पब्लिक का दबाव होगा, पब्लिक प्रेशर होगा, तो वो अपने रवैये दुरुस्त करेंगे। वरना उनको क्या जरूरत है, उनके अपनी अंपायर्स हैं।
इसी तरह नीचे जाके हमारी अपनी एम्पायर्स है, मीडिया की अपनी एम्पायर्स है, जो जुडिशरी की अपनी एक इख्तियारात है, उनके अपनी एक बात चाहते हैं। सब बंदे अपने अपने मौज में हैं और जब तक और यही तबाही हो रही है कि हम पिछले 70 साल से ग्रेजुअली गिर रहे हैं, मटेरियली ग्रो कर गए, पैसा वैसा आ गया, दौलत आ गई, काफी हो गया, कर्जे हो गए या जैसे भी आ गया, लेकिन जो हमारी परफॉर्मेंस थी, जो इदारों का बिहेवियर था, जो इंसाफ था, जो पुलिस का रोल था, जो एजुकेशन का रोल था, जो मीडिया का रोल था, जो सियासतदान का रोल था, यार ये तो हम तो इस असेंबलियों में तो कैसे लोग आ गए, यहाँ तो बड़े बड़े कमाल के लोग होते थे। मुहज़्ज़ब मुआशरे के फर्द के अगर हमें तब्दीली लानी है तो हमें कोसना नहीं चाहिए उन अफराद को जो ऐवान के अंदर बैठे हैं, हमें खुद को कोसना चाहिए, अपने फैसले को कोसना चाहिए जो फैसला हमने इब्तदाई तौर पर किया। उन अफराद का स्यापा भी करना चाहिए जिन्होंने ये खराबी की है, उनके ऊपर मलामत करनी चाहिए, खुद पे भी करनी चाहिए कि हम ही ने इंतखाब किया, हम ही ने पहुंचाया बेहतरी के फैसले। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, जी। उन पे मलामत कीजिए या जो मर्जी कीजिए, जब तक उनको ये इल्म ना हुआ, जब तक उनको ये यकीन ना, मुझे जब तक ये यकीन ना हुआ कि मेरे इन हरकतों से, मेरे इन वजहों से, मेरे इन कामों से मेरा हल्का नाराज होकर मुझे मुस्तरद कर देगा, मेरे लिए बाकी कोई शय माने नहीं रखती। डॉक्टर साहब, आप यहां से स्टूडियो से बाहर निकलिए, आप हर चीज के बारे में नाप तोल के चलते हैं। कभी आप निकर पहन के बाजारों में गए? क्यों नहीं जाते? इसलिए कि लोग क्या कहें। लोगों को एहतसाब करना होगा, लोग बेहतरी का फैसला करवा सकते हैं और लोग ही अगर मलामत करेंगे तो उनको भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत पड़ेगी कि हमने किया क्या। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। वक्त की नाज़रीन, हमें जाना है एक शॉर्ट ब्रेक के, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस बजट की गहमा गहमी में हुकूमत का वो ग्रुप जो बजट में ताउन पर आमादा तो हुआ लेकिन कुछ शराइत पर आमादा हुआ। उनका ये कहना था कि तरक्याती काम हमारे रुकने नहीं चाहिए, जो आज तक गिले शिकवे रहे हैं वो दूर होने चाहिए। हमारा मुखातिब जहांगीर खान तरीन का ग्रुप है। क्या उनके बारे में जो तहकीकात हो रही थी, जो जिम्मेदारी सौंपी गई बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, वो तहकीकात में क्या अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगा रही है कि NRO दिया गया है उसमें कुछ हकाइक हैं? अगर हकाइक नहीं है तो ये रूमर्स फैले क्यों? इसका सद्देबाब क्या होगा? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर साहब ने। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, अब तक जो तहकीकात हुई वो तहकीकात पार्टी की इनर इन्वेस्टिगेशन है, उसे पब्लिक आपके मुताबिक नहीं किया जाएगा, लेकिन ऑपोजिशन की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो बाकायदा तौर पर NRO है, उस इल्ज़ाम में किस हद तक सदाकत है या फिर किन अल्फाज से और हकाइक से उसकी नफी करेंगे? पहले तो आपको मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं। जी। ये मैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था। ये इम्प्रेशन आपका गलत है। मेरा काम सिंपली ये था कि दोनों साइड्स को सुन के तो एक रिपोर्ट दूं और हकायक जो हैं दोनों साइड्स के क्या मौक़िफ़ हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब को एज चेयरमैन ऑफ PTI डिस्क्राइब करूं। तो इसमें कोई NRO की जो आपने कहा कि NRO है या NRO दिया जा रहा है या कोई अपोजिशन कह रही है, तो वो उनकी अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन किसी किस्म का NRO किसी को नहीं मिल रहा। FIA अपनी तहकीकात कर रही है। FIA को अगर तहकीकात के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको नज़र आया कि कोई हकायक हैं जिसे प्रोसिक्यूशन करनी है तो वो चलान सबमिट करेंगे और प्रोसिक्यूशन होगी। तो ये और उसके अलावा आपको पता है कि सिर्फ FIA ही नहीं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर रही, CCP भी कर रही है कार्टलाइजेशन के बारे में, NAB कर रही है एक्सपोर्ट्स के बारे में, शुगर माफिया के इश्यूज के ऊपर, इसी तरह FBR कर रही है सेल्स टैक्स के मामलात पे। तो सारी इन्वेस्टिगेशंस अपनी जगह चलेंगी और जो भी फेयर ट्रायल के मुताबिक और ड्यू प्रोसेस के मुताबिक और आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई है, अगर जायज़ बनती है किसी के खिलाफ भी तो वो होगी।
हर इदारा आपको पता है बड़ा क्लियरली इंडिपेंडेंट है, अपनी अपनी तहकीकात करता है। बल्कि अभी रिसेंटली एक जजमेंट भी आई है हाई कोर्ट की, जिसमें ये भी कहा गया है कि FIA तक भी जब इन्वेस्टिगेशन कर रही हो तो हुकूमत का उसके साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होता। तो ये पोजीशन है NRO की, जो आपकी जो अपोजिशन की आपने बात की थी उसके जवाब में। अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन बड़ी तैयारी में है अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, और वह कहते हैं पहले डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कराएंगे और फिर स्पीकर के ख़िलाफ़, और उसके बाद आगे जाएंगे। ये एक दोनों तरफ से एक टेस्ट है, एक इम्तिहान है। आप चूँकि सेनेटर भी हैं और तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, तो आप क्या समझती हैं कि अदम एतमाद की ये तहरीक जो जुमे के रोज़ पेश होनी है, ये कामयाब हो जाएगी, नाकाम होगी, अपोजिशन के वोट कम होंगे कि हुकूमत की तरफ से कोई वोट उस तरफ जा सकते हैं? जी देखें, जहां तक पहले थोड़ी सी कानून की बात करते हैं, जब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन या किसी भी पार्लियामेंट में या प्रोविंशियल असेंबली में बात करते हैं, तो ये एक आइन की शिक है जिसके तहत आपको हर अपोजिशन पार्टी को ये हक है कि वो, बल्कि हर मेंबर को ये हक है कि वो ये डिमांड रेज कर ले कि हम किसी के खिलाफ अदम एतमाद का मोशन लाना चाहते हैं या उसकी रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं या इवन कार्रवाई करना चाहते हैं पूरी। लेकिन जब हकीकत में आइन ये भी साथ कहता है कि आप बेशक ले आएं, लेकिन आपको सर्टेन वोट्स की ज़रूरत है, आपको मेजॉरिटी की ज़रूरत है पार्लियामेंट में या सेनेट में या प्रोविंशियल असेंबली में किसी स्पीकर या चेयरमैन के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई करने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर ये एक मोशन ही रह जाती है, ये सक्सेस या ये कोई कामयाब नहीं हो सकती। पोजीशन हकायक जो हैं आपके सामने बड़े क्लियर हैं, वाजे हैं कि नेशनल असेंबली में PTI और उसकी अलाइड जमातें जो हैं उनकी मेजॉरिटी है। तो जब तक वो मेजॉरिटी नहीं टूटती, जब तक वो दूसरी साइड के पास मेजॉरिटी नहीं आती, तो ये मोशन जो है नो रेजोल्यूशन, नो कॉन्फिडेंस की, ये कामयाब नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ा सिंपल सवाल है कि आइन आपको इजाज़त देता है, उसकी तरीक़ेकार भी बता दिया गया है, लेकिन अगर आपके पास तादाद ना हो तो ये फिर एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट रह जाती है। क्या बैरिस्टर साहब एक ही वक्त में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है? आजकल जो खबरें हैं, जिस तरह आज भी अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मुशावरत होती रही कि स्पीकर अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम रहे, उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लानी। एक तरफ पहले दरख्वास्त दी, अब स्पीकर के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये पहले दरख्वास्त दी गई थी, दूसरी भी दे सकते हैं और एक को वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं और एक को आगे चला भी सकते हैं। यानी एक वक्त में सिर्फ एक दरख्वास्त चल सकती? जी जी, उनकी यहाँ एक के बाद दूसरी भी ला सकते हैं, इसमें कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जहां तक स्पीकर साहब की इस इशू पे जो आपने देखा बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ पार्लियामेंट में, इसके बारे में जहां तक उनके खिलाफ इल्ज़ाम लग रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर सके, मेरी एक इसके बारे में मैंने सोचा, बड़ा गौर किया और मैंने रूल्स भी देखे कि क्या रूल्स में स्पीकर क्या कर सकता है। अज्यूम करें कि आप या मैं स्पीकर होते तो हम क्या कर सकते थे इस सिचुएशन में। तो मैंने ये देखा कि रूल्स में इस किस्म की सिचुएशन को इन्विजिज ही नहीं किया गया, यानी इमेजिन ही नहीं किया गया कि इस किस्म की सिचुएशन भी हो सकती है पार्लियामेंट में। रूल सिर्फ इस हद तक कहते हैं कि अगर कोई मेंबर अगर कोई बदतमीजी करे या कोई अनपार्लियामेंट्री जुबान इस्तेमाल करे या ज्यादती करे, तो उसको स्पीकर पहले उसके नाम से बुला के कह सकता है कि आप ना इस तरह करें। अगर वो तब भी नहीं मना होते तो फिर स्पीकर उनको वार्निंग दे सकता है। अगर वो तब भी नहीं मना होते तो फिर वो स्टूवर्ड्स को कह सकते हैं स्पीकर के उस मेंबर को हाउस से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन ये कहीं रूल में नहीं लिखा कि अगर पूरा हाउस ही आपस में लड़ना शुरू हो जाए तो फिर स्पीकर क्या करे। तो इस पोजीशन में स्पीकर साहब बेबस थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम ठहराना मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये बता दें कि ये आपने बड़ी अच्छी निशानदही कर दी और बड़ा कुछ कर दिया, तो अगर स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि
वो कुछ ऐसा कर सके कि जिससे ये माहौल बेहतर हो सके, ना होने के बराबर इख्तियारात हैं। लेकिन सियासी जमातों के पास तो बहुत कुछ है, वो अपनी टिकट जारी करते हैं, ऐसे लोगों को जारी करते हैं जिनके मतलब उन्हें इल्म होना चाहिए। तो क्या आप नहीं समझते कि सारे माहौल को देखकर सियासी जमातों के अंदर कम से कम टिकट्स लेने वालों की सियासी तरबियत की ज़रूरत है? जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये एक दो इनफैक्ट इसको हल करना है, टेम्परेचर्स को कम करना है, उसका तरीक़ेकार एक ही है कि एक तो जो पार्टी टॉप लीडरशिप है हर पॉलिटिकल पार्टी की, वो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपने लिए बनाए, और उसके बाद पार्लियामेंट्री जो लीडर्स होते हैं पार्लियामेंट में, उनका काम होता है कि वो आपस में बैठ के इस चीज़ को रिजॉल्व करें और इसकी सोल्यूशन ढूंढें, इसका हल ढूंढें। और फिर उसके बाद एक पूरा हाउस के जो सीनियर लोग होते हैं, जो सीनियर सीजन पॉलिटिशियंस हैं, वो बैठ के भी कमेटी बनाते हैं और इस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं। एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपने लिए, बेशक वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट कानूनी ना हो, लेकिन एक तरह से आपस में बैठ के होता है। ये करने की बिल्कुल ज़रूरत है। टेम्परेचर्स भी कम करने हैं और उसके साथ पार्लियामेंट को आगे चलाना भी है। आखिरी सवाल, जब पहले इमेजिन ही नहीं किया गया ऐसी सूरत हाल को, लेकिन अब तो इमेजिन किया जाना चाहिए ना, तो बतौर हुकूमत आप क्या समझते हैं कि इस पर नजरसानी होनी चाहिए, कानून नया बनना चाहिए, अपोजिशन की मुशावरत शामिल होनी चाहिए? जी देखें, जो कानून है पार्लियामेंट्स का, उसमें कोई और मुदाखलत नहीं कर सकता, हुकूमत भी वो कानून नहीं बना सकती। ये कानून सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट खुद अपने लिए बना सकता है। ये पार्लियामेंट अपने घर के अंदर, अपने बिल्डिंग के अंदर, अपने हाउस के अंदर, अपने प्रोसीजर के लिए बादशाह है, वो बिल्कुल सॉवरन है। वो उसको खुद ही अपने कवानीन या रूल्स बनाने हैं कि हमने किस तरह इस किस्म की सिचुएशन को देखना है। पार्लियामेंट के अंदर जो कानून वज़ा करने हैं वो पार्लियामेंट के अफराद ही कर सकते हैं। इसके लिए अपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पर आना होगा, लेकिन क्या वो इस गर्मा गर्मी में एक पेज पर आएंगे, ये हम सवाल है। उम्मीद करते हैं कि एक पेज पर आ जाए। बहुत शुक्रिया मिस्टर अली ज़फ़र साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और अब सोच बचार स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अपोजिशन क्या दो धड़ों में बटी हुई है या मुत्तहिद है? अगर मुत्तहिद है तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद क्यों नहीं होते? मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब के साथ होने वाली मुलाकात में ये एक अहम सवाल है। पूरी क़यादत मुत्तहिद हो तभी आप बेहतरी के फैसले कर सकते हैं। तो इसका नतीजा क्या होगा? राना साहब, क्या अपोजिशन मुत्तहिद होकर मोशन ला पाएगी? अब फिर ये सिर्फ सियासी स्टेटमेंट है? अगर ये सियासी स्टेटमेंट है तो इसमें हजीमत भी तो उठाना पड़ेगी जब अमल दरामद नहीं होगा। या सर, मैं आपको अंदर की खबर दे दूं इस अदम एतमाद के हवाले से। अपोजिशन का जो इजलास हुआ है जिसमें बिलावल और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, उससे पहले आपको पता है कि शहबाज शरीफ की कल मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान के साथ भी, आज 2 दफ़ा टेलीफोन पर बात हुई, दीगर अपोजिशन जमातों से उनके रब्ते हुए। मेरे पास जो इतला ये है कि अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन जमातों के अंदर इत्तेफाक नहीं है। मुतअद्दिद अपोजिशन जमातों का ये कहना है कि अगर ये अदम एतमाद नाकाम हो जाती है और हमारे अपने जितने वोट हैं वो भी नहीं होते, तो उसके बाद हमारे गुब्बारे से अखबार निकल जाएगी। जिसके बाद अब ये 2 ऑप्शंस हैं जिस पे ये काम कर रहे हैं। एक है कि आज उन्होंने कुछ मुलाकातें करने की कोशिश करनी है, आज और कल के दिन में, सही, जिसमें वो कोशिश करेंगे कुछ मुलाकातें हों, कुछ नाराज़ लोगों को सामने लाया जाए। लेकिन कानून के मुताबिक अब हुकूमत का एक शख्स भी ईवान में मौजूद ना हो, या सर एक शख्स भी ईवान में मौजूद ना हो, लेकिन इनको अपना 172 लाने पड़ेंगे। अगर ये 172 लाते हैं अपोजिशन वाले, अब गिनती उन्होंने करनी है, और अब इसलिए कि अब उन्हें नजर आ गया, अब उनके पास आज के दिन तक 172 नहीं है, या सर अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक का बाइकआउट कर दें। वो इस पर भी गौर हो रहा है कि हो सकता है वो बाइकआउट ही कर दें। हो सकता है उस दिन वो वहां पे सिर्फ जाके अंदर हुकूमत पर तनकीद करें और कहें कि हमारे कुछ लोगों को रोक लिया गया, हुकूमत के अंदर फलाह हो गया। इन 2 ऑप्शन पर गौर हो रहा है। ये उन्हें इल्म हो चुका है कि अदम एतमाद कामयाब नहीं है। नंबर गेम्स पूरे नहीं है। राना साहब, आपने कानून का जिक्र किया है। दुनिया भर की जो असेंबलीज हैं वहां पर
तशद्दुद ज़दा वाक़यात भी रिपोर्ट होते रहे, एक दूसरे को आप धींगा मुश्ती का शिकार भी बनाते रहे। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी होता रहा, मनाज़िर टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कानून की बात कर रहे थे अली ज़फ़र साहब के, कानून ऐसा मौजूद नहीं है कि सख्त एक्शन लिया जा सके, तो यूरोपियन पार्लियामेंट या दीगर ममालिक में एक्शन क्या होता है? वहाँ पर भी एक्शन कुछ नहीं हुआ। आप देखें कि एक आपको ऐसी फुटेज नजर आएगी कि वज़ीर आज़म को उठा के फेंक दिया। आपको नजर आएगी कि जिस तरह रेसलिंग हो रही है, आप जरा फुटेज देखें ना, कहीं कुर्सियाँ चल गई हैं कई जगहों पे, क्या क्या कुछ नहीं हो गया। वो कुछ हो गया जो अभी यहाँ पे नहीं हुआ, ये हम अभी नकल कर रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हम नकल कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी यूरोप और दीगर ममालिक की तरह उससे बढ़ के कुछ कर सके। जो हमने पहला टेलर जो है वो एक तो 2012 में भी चला था, अगर आप वो भी फुटेज देख लें, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के दामाद जनाब कैप्टन सफदर साहब किस तरह वराइस साहब को मुक्का मार रहे हैं, देखा था आपने वो? किस तरह वो तो इस तरह लगता था जैसे रेसलिंग हो रही है। अभी तो रेसलिंग हुई है किताबों की, अभी तो किताबचे मारे गए, ये हुआ। उस वक्त में तो पीपल्स पार्टी नून लीग में ऐसी दींगा मुश्ती हुई, ऐसी लड़ाई हुई थी कि लगता था कि जैसे हम बचपन में देखते थे ना रेसलिंग, बड़े शौक से देखते थे, वो रेसलिंग लग रही थी। और रेसलर कौन थे वो भी आपके सामने है। और इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जगह पे हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमने उस दुनिया से बाहर निकलना है। हमने वहाँ पर जो कुछ होता है वहाँ के, लेकिन वहाँ के पार्लियामेंटेरियन जो है वो बहुत कुछ डिलीवर भी करते हैं। वहाँ पे कुछ होता है तो उसके बाद डिलीवर भी होता है, फिर वो लोग मुस्तरद भी होते हैं, जिस तरह कायरा साहब ने कहा, जो ऐसे करते हैं। क्या हमारे यहाँ पे ऐसा रवाज है? क्या हमारे यहाँ पे ये सारा कुछ हो सकता है? ये देखने वाली बात है। अगर आप ज़रा माजी में जाएँ ना ज़रा, तो उस वक्त देखें, उस वक्त तो PTI नहीं थी, PTI की अक्सरियत नहीं थी ना, PTI नहीं थी। तो उस वक्त क्यों इस तरह असम्बली के अंदर हुआ था? हफीज शेख को क्यों नहीं बजट पेश करने दिया गया था? और हफीज शेख साहब जब बजट पेश कर रहे थे या बजट तकरीर कर रहे थे, तो उस वक्त कैप्टन सफदर, शकील अवान, बाकी लोगों को आप देख लें किस तरह आए थे, क्या क्या हुआ था, किसने किसका गिरेबान पकड़ा था, किसने किसको मारा था। फिर उसके बाद सेल्सियाबाद साहब के साहबजादे मियां नवाज शरीफ के जो अजीज हैं, वो किस तरह ऊपर से आके हमला। दुनिया में होने वाले वाकयात को हम सेकंड नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता रहता है। हमें अखलाकी तौर पे बुलंद होना होगा, हमें ट्रेंड सेट करना होगा। अगर दुनिया भर में कवानीन मौजूद नहीं है तो हम अपनी अपोजिशन को साथ में लाएं, हम मॉडल सेट करें कि हाँ, हम वो कौम है जिन्होंने अपने खिलाफ ये बात तौर पर कानून साजी में शामिल कर ली है कि अगर कोई रुकने पार्लियामेंट गलत एक्शन लेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। नाज़रीन, बुलंद होना है अखलाकी तौर पे। द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।